हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आज आपके सामने जो है इकोनॉमिक्स के क्लास 9 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए, आप लोगों का अभी ही पीसीएस एग्जाम आने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन वो रहेंगे इकोनॉमिक्स के जो आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। 200 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 200 क्वेश्चन का सेट होगा, पूरा कंप्लीट करेंगे अभी ही हम लोग कि क्या क्या ऐसी चीजें स्टैटिक पोर्शन से पूछी जा सकती हैं हमारे एग्जाम के लिए, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, पूरी स्क्रीन पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला कह रहा है कि जो जीडीपी होती है वो एक वर्ष की अवधि में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होती है। तो ठीक लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो होती है वो एक वर्ष की अवधि में किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कितना भी उत्पादित चीज हुई है वो उसकी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार के मूल्य का ही योगफल होता है। जीडीपी जो है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो वो एक मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारे भारत में प्रोड्यूस हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको किसने प्रोड्यूस किया है। जीडीपी में हमें केवल इसी बात से मतलब है कि वो कहाँ पर हो रही है, मतलब अगर वो भारत में हो रही है तो हम उसको कहेंगे। कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बाहर की कंपनी भी प्रोड्यूस कर रही है ना तब भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जीडीपी एक वर्ष में अवधि जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार का मूल्य योग होती है। सही लिखा हुआ है, दोनों यहाँ पर जो कथन है बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही लिखी है दोनों। अगला फिर वही जीडीपी से जुड़ा हुआ है। जीडीपी के संदर्भ में आपको अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुओं से क्या मतलब है यहाँ पर। अंतिम वस्तुओं से मतलब होता है जिनका उपभोक्ता उपभोग के लिए या उत्पादक निवेश के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता उपभोग के लिए, कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन के लिए उपयोग कर रहा है, सही लिखा हुआ है। और इन वस्तुओं का रूप और आकार बदलकर पुनः विक्रय नहीं किया जा सकता है। अब जिनको कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे हैं ना, वो इसमें काउंट नहीं किया जाता, ये आप याद रखिएगा। कच्चे माल के उपयोग में नहीं ला जा सकते हैं, अर्थात वो पूरी तरीके से तैयार जो उत्पाद होंगे केवल उन्हीं को यहाँ पे लिया जाएगा। उपभोग और निवेश इनका अंतिम उपयोग होता है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो ये दोनों सही लिखे हुए हैं, आंसर हो जाएगा इसका A 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी, कच्चे माल के रूप में उपयोग को आप जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते। पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ना, पूरा तैयार प्रोडक्ट है, केवल उसी को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के संबंध में। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पर वो क्या होता है, इन्हें इसने भारतीय उद्योगपतियों की विदेश निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। बिल्कुल से इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है भारत के अंदर, ताकि भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़े। अगर मैं बात करूँ ना कि होती क्या है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ये होता है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को बढ़ाना, आर्थिक रूप से एकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। तो वैश्वीकरण में क्या होता है ना कि पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ जाता है। आप लोगों को याद है नोकिया की टैगलाइन, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, वही है। यहाँ पे कनेक्टिंग बिजनेस होते हैं, बिजनेस को कनेक्ट करके रखा जाता है। इसमें शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, सही बात है। और इसमें विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदों के लिए लालायत किया जाता है, बिल्कुल अट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें भारत के छोटे उद्यमों में आशावाद का एक बोध पैदा होता है। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। वैश्वीकरण होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिससे छोटे उद्यमों में सदैव खतरा रहता है। इसलिए फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप सभी लोगों को क्लियर रहे पूरा चीज। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री को यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की जो पूरी धारणा है उसको दी है। ये व्यक्ति थे कीन्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी से जुड़ी हुई थ्योरी दी थी और अपनी बुक लिखी थी। बुक का नाम मैं आपके सामने लिख रही हूँ, द जनरल थ्योरी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपकी बुक का नाम ये आ सकता है एग्जाम में। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी।
ठीक है। इसको 1936 में पहली बार यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही विद्यमान होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको इस पूरे का क्रेडिट दिया जाता है। अगला, नेशनल इनकम को राष्ट्रीय आय लेखांकन के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं? देखिए, जब भी आप कभी नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम क्या होता है कि जब किसी देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों की पहचान की जाती है और ये चेक किया जाता है कि भाई ये नेशनल इनकम है, तो उससे हम लोग अपनी आगे वाली नीतियां बना सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी खुद की भी तो इनकम निकालते हो ना, भाई मेरी इतनी इनकम है तो मुझे आगे आने वाले समय अपनी इनकम को क्या बढ़ाना है, मेरे आगे अगले महीने के गोल क्या रहने चाहिए, तो ना टारगेट होते हैं जो हमारे, वही नेशनल इनकम से भी पता चलता है। नेशनल इनकम में देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियां पता चलती हैं, जो भी हमारी नीतियां चल रही हैं उनका मूल्यांकन करने को, समीक्षा करने को मिलता है, रिव्यू कर सकते हैं ताकि ये पता रहे कि इसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखी हुई है। अगला, राष्ट्रीय आय मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? इनमें से राष्ट्रीय अगर आपने आय को नापना है तो उसमें आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे? तीनों सही लिखी हुई। सबसे बड़ी जो यूज की जाती है वो है एक तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, इन तीनों मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑलमोस्ट जब तीनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना तो तीनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इससे ये पता चल जाता है कि तीनों मेथड कितने हमारे लिए सुचारू रूप से काम कर रही है। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन था, बिल्कुल कॉलोनियलिज्म था भारत के अंदर। उससे हमें क्या क्या यहाँ पर उसके बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि भाई कच्चा माल प्राथमिकता के रूप में विकास किया गया उस समय, या भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर इंग्लैंड का औद्योगिक विकास संभव हो सका। तो देखो भाई, बातें तो इसके अंदर दोनों सही लिखी हुई हैं। जब भारत में उपनिवेशवाद था तो उसके वहां पर उपनिवेशवाद था, यहाँ से हमारी कपास लेकर के, कॉटन कच्चे माल में लेकर के, उस इस फाइबर को फैब्रिक के रूप में बना करके, कॉटन का इस्तेमाल करके इंग्लैंड में जो है वो बेचा जाता था, और उसके बाद यहाँ पे भी आया जाता था। जब मैनचेस्टर में बनाते थे वहां से, फिर यहाँ पे भी आके बेचते थे, तो वहां पे औद्योगिक विकास हमारे यहाँ से संभव तो हुआ ही है। और साथ ही साथ जो भारतीय की अर्थव्यवस्था है वहां पे कच्चा माल ज्यादा बनाने लगे, जैसे कॉटन, जूट वगैरह। तो काफी ज्यादा कच्चा माल भारत में बना, और कच्चा माल प्राथमिकता के रूप में भारत काफी विकसित हो सका, और इंग्लैंड भी उसमें काफी औद्योगिक विकास बनवा सका। ठीक है भाई, तो इसका यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान भारत के अंदर जो है औपनिवेशक जितने भी शासक थे उस समय, उन्होंने कई बार यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को निकालने की कोशिश करी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि इनमें से किस किस व्यक्ति ने ये कोशिश करी थी। तो देखो, सभी ने करी थी। ये जो यहाँ पर चारों नाम लिखे हैं ना, चारों ठीक लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो दादा भाई नेहरू जी, VRK राव, विलियम डिक्जी, RC देसाई, सब ने यहाँ पर काम किया है। ठीक है भाई, एक पर्सन इसमें और आप ऐड कर सकते हो, फेंडाले सिराज, इस व्यक्ति ने भी मदद करी है। तो ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल इनकम के ऊपर खूब काम किया है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, जब ब्रिटिश औपनिवेश काल था तब उसके दौरान रेलों का आगमन हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 1853 में पहली रेल चली थी, मुंबई से थाने चली थी, और वो 34 किलोमीटर का सफर किया था, जिसमें 400 यात्री सवार थे। तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या पड़ा है? भारत की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा है कि रेल जो है भू क्षेत्रीय व्यवधान में कम हुए, लंबी यात्राएं बहुत ज्यादा सुलभ हो गई, और भारत की व्यवसायीकरण, कृषि के व्यवसायीकरण को काफी फर्क पड़ गया, बहुत अच्छा हो गया। और इसी व्यवसायीकरण के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है भाई, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये दोनों ठीक रहे हैं, 1 और 2 इज द राइट आंसर। अगला, यहाँ पूछ रहा है कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मृदों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापार शेष खाते में केवल जितने भी यहाँ पर बैलेंस होती हैं दृश्य वस्तु के आयात और निर्यात को लेकर दर्शाया जाता है। वही अगर भुगतान शेष होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है भाई, तो दोनों सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसकी जो है डेफिनेशन अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अगला है यहाँ पर, आर्थिक लेन देन के तहत वस्तुओं का स्वामित्व अंतरण होता है। जब भी कोई आर्थिक लेन देन होता है तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन भी हो रहा है, तो उसमें मूल्यों का आदान प्रदान होता है,
और इसी के अंतर्गत जितने भी आर्थिक पदार्थ होते हैं उनका स्वामित्व होता है और देश के निवासी द्वारा किसी अन्य देश में किया गई सेवा के भी काम आता है। तो यहाँ पर आर्थिक लेन-देन बिल्कुल सही लिखे, दोनों कथन अपने आप में सही हैं। आर्थिक लेन-देन में वस्तुओं का स्वामित्व होता है और जितने भी देश के निवासी हैं, उनमें अगर किसी अन्य देश के निवासी हेतु की अगर सेवा कार्य है, उसका भी आर्थिक लेन-देन यहाँ पे रखा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मुद्रास्फीति के कारण देश में उच्च आंतरिक कीमतें होती हैं, देश में राजनीतिक अर्थव्यवस्था अस्थिरता होती है, बड़े पैमाने पर विकास व्यय होता है और देश की अभिरुचियों, वरीयता और प्रचलन आदि में परिवर्तन होता है। तो चारों आप देखोगे तो अपने आप में सही लिखा है। अगर कभी भी भारत में मुद्रास्फीति होती है, तो उस समय क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? उच्च आंतरिक कीमतें होती है, बिल्कुल सही बात है ना, आपके देश में इंटरनल प्राइसेस तो बढ़ जाएँगे ना, इन्फ्लेशन उसी को तो कहते हैं और उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है, आप सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। सही बात है बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर विकास का व्यय होता है। अगर आप कोई पहले से खर्चा करते आ रहे हो, तो उसपे जो खर्चा अब होगा ना, वो बढ़ जाएगा। सही बात है। और देश में जितनी भी अभिरुचि है, वरीयता है, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आप जो भी आपके इंटरेस्ट होते हैं, आप जो भी सोचा होता है काम, यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपको अपने इंटरेस्ट को कम करना पड़ जाएगा। आपका इंटरेस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके बजट में अगर वो बात नहीं आती है तो। तो चारों अपने आप में सही लिखे हैं कि अगर कभी भी मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन आती है, तो उसके ये जो है, वो देखने को मिल सकते हैं। अगला, आपको इन मदों पर विचार करना है और ये कह रहा है कि इन सब में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी इनमें से कौन-सी चीज़ें उत्पादक के कारक के रूप में जानी जाती हैं? तो इनमें से कौन-सी चीज़ें जानी जाती हैं? इसके लिए चारों ही हैं। आप देखो तो हमको तो चारों ही चाहिए इसमें ज़्यादातर। आपको भूमि चाहिए, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे काम-वाम करना है तो आपको भूमि चाहिए यहाँ पर, लैंड लैंड चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज़ चाहिए, लेबर चाहिए, फिज़िकल कैपिटल चाहिए ही चाहिए। ठीक है भई? अब अगर मैं यहाँ पर मानव पूँजी की बात करूँ, तो मानव पूँजी क्या होता है ना, मानव ज्ञान और मानव का उद्यम आता है, तो वो आप इसमें नहीं भी काउंट करोगे तब भी चल जाएगा। उत्पादक के कारण में आप ये तीनों को मान सकते हो, ठीक है? इसका आंसर सी आप लगाएँगे, तीनों ही आप यहाँ पे कहेंगे। अब इसके बाद अगला है भारत में हरित क्रांति, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी और उसमें जो है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को हुआ था और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती, व्हीट की खेती हुई थी और एमएस स्वामीनाथन को इस पूरे के लिए क्रेडिट जो है हम वो दे सकते हैं। वर्ल्ड में क्रेडिट दिया जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को एचवाईवी सीड्स के लिए। एचवाईवी सीड्स क्या होती हैं? हाई यील्डिंग सीड्स जिसका अगर आपने लागत कम रखी है लेकिन आपको यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अधिक उपज वाले बीजों में एचवाईवी सीड्स में गेहूं और चावल की यहाँ पर खेती अच्छी हुई थी। ठीक है। और साथ ही साथ सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग हुआ था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में नहीं हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि ये तकनीक का उपयोग हमने बिहार में नहीं किया था। बिहार तो यहाँ पर कह रहा है कि ये तकनीक होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो बिहार को हटा दो, बाकी सारे इसमें ठीक लिखे हुए हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? इंग्लिश में पढ़ लो, जिसको छोड़ने से सब लोग इंग्लिश में भी पढ़ लिए इसको साथ-साथ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं पूरा प्रश्न यहाँ पे दिखा देती हूँ। हाँ भाई, अगला देखेंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है वो अगर आप करते हो तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके? दुष्प्रभावों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भौम जल, नदियों और तालाबों में प्रदूषण तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में जीवाणु और सूक्ष्म अवयव का नष्ट होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो नेगेटिव हो गया। लागत में बढ़ोतरी होगी ठीक है, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में अभाव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, 3 तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कच्चा माल और नकद पैसा स्थायी पूंजी के तहत आते हैं। अब कभी भी उत्पादन में स्थायी पूंजी का उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। इसमें औजार, भवन, मशीनें ये सब चीजें शामिल होती है। जबकि कार्यशील पूंजी में क्या-क्या आता है? कच्चा माल और नकद पैसा। ठीक है? तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये आप अच्छे से पढ़ो अगर, ये दोनों ही यहाँ पर गलत उल्टे लिखे हुए हैं। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी होती है औजार, मशीन और भवन, क्योंकि वो तो हमेशा ही है ना। अब कार्यशील तो कच्चा माल है, कच्चा माल आज है, कल नहीं है, नकद पैसा आज है, कल नहीं है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है इसमें। अगला, बेरोजगारी के संबंध में आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना है, मैंने पूरा प्रश्न दिखा दिया है। बेरोजगारी के संबंध में आपके इनमें से निम्नलिखित
उसमें कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष में अगर कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीजनल जैसे कि आइसक्रीम का हो गया, टूरिज्म हो गया, ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए आप एम्प्लॉयड रहते हो, कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। अगला, किसी भी कार्य की आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित होना प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड कहते हैं, जिसमें यहाँ पर ये अक्सर आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इसी समस्या से जूझते हैं। उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जहाँ पर लोग प्रच्छन्न के रूप में काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं पर उनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अधिक लोग कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी होंगे तब भी कार्य की गुणवत्ता उतनी की उतनी ही रहने वाली है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, आंसर इसका सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी के अनुपात में शिक्षा पर व्यय पहले इतना हुआ करता था कि जो कि आज बढ़कर के इतना हो गया है, बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है। साक्षरता दर जो है वो बढ़ करके इतनी हो गई है, 2011 में 74% हो गई है, तो ये गलत है। साक्षरता दर जो है, अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो पहले जो है वो 18% थी, 25% नहीं 18% थी। हाँ, अब 74% हो गई है, ये सही है। अगला, पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर में 16.6% का यहाँ पर अंतर है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर 20% है, तो ये गलत लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है। 1 और 3 इसमें ठीक लिखी हुई है। ये आपको 2011 का सेंसस जो है वो पूरा पढ़ना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अगला बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी आर्थिक कार्यकल्पों में जो व्यक्ति संलिप्त होते हैं उन्हें श्रमिक कहते हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। जो भी हमारे यहाँ पर किसी भी आर्थिक क्रियाकल्प में संलग्न व्यक्ति होते हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, उनको हम वर्कर कहते हैं। और वो जो श्रमिक होता है वो किसी नियोक्ता द्वारा नियोजित या स्वयं नियोजित भी हो सकता है। और शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो श्रम बल में भागीदारी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये पता है ना कि जो भाई जो लेबर फोर्स रूरल में होगी और अर्बन में डिफरेंस होता है, और रूरल में ज्यादा लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, तो गांव की अपेक्षा शहरों में महिलाओं की श्रम बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। स्वयं नियोजित व्यक्तियों को श्रमिक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, गलत है। वो स्वयं नियोजित भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और किसी के अंडर काम भी कर सकता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखी है, फर्स्ट बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये डेफिनेशन है पूरे श्रमिक की, क्लियर होगी ना सबको। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कार्य कर रहे थे? उस समय कौन कौन से उद्योग काम में थे? जूट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। ठीक है, जूट, आयरन, स्टील, शुगर, पेपर, ये सब थी। और जबकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ना, पेट्रो रसायन उद्योग, ये भारत में 1970 के दशक में आगे बढ़ा है। तो जहां पे भी फोर आ रहा है उसको तो आप बिल्कुल गलत कर दो, तो ये फोर वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके अलावा बाकी तीनों ठीक लिखे हुए हैं। जो भी कपड़ा उद्योग है, चाहे उसमें जूट है, कॉटन है, शुगर है, सीमेंट है, पेपर है, ये सब हमारे भारत में पहले ही चल रही थी। बाकी तीनों ठीक लिखी हुई हैं, बाकी फोर्थ वाली गलत है। ठीक है, पढ़ लो, अब इंग्लिश में भी प्रश्न पढ़ लो इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं कब लॉन्च हुई। जैसे अंत्योदय अन्न योजना, ये इसकी जो शुरुआत है सन 2000 में हुई थी, जिसमें गरीबों को सर्वाधिक गरीब समूह पर लक्षित थे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यहाँ पर जो है ये भी की गई थी, ताकि भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और प्रारंभ में यह योजना निर्धनों और गैर निर्धनों दोनों के लिए थी। ठीक है भाई, उसके बाद अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा भी सन 2000 में शुरू की गई थी, और ये गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ पर पिछड़े ब्लॉक के लिए गलत लिखा हुआ है, बाकी ये सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए अंत्योदय अन्न योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए और गैर निर्धन के लिए ठीक लिखे हुए हैं। बाकी तीनों, सिर्फ फोर्थ वाला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इसका अर्थ क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। सबसे पहली चीज,
पहला, अनाज भंडारों को स्टॉक के रूप में इतना रखना कि हर एक को उपलब्धता मिल जाए। दूसरा, सामान्य व्यक्ति के पास उन खाद्यों को पहुंचाना। और तीसरा, जितने भी आम लोग हैं उनके पास पर्याप्त और पौष्टिक खाद्य खरीदने के लिए उतनी धन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप तीनों पढ़ो, तीनों सही बातें लिखी हैं, आपको मैंने समझा दिया है। उपलब्धता होनी चाहिए, हर के पास उसकी पहुंच होनी चाहिए, और उसको खरीदने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है। अगला, कभी आपदा में खाद्य सुरक्षा जो होती है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। आपदा में कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय जो है क्षेत्रीय कृषि का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है, और जो खाद्य उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। तो प्रभावित क्षेत्र में जो परिवहन होता है, संचार होता है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहां पर। और खाद्य की कमी से उनकी, और क्योंकि क्या होता है ना कि परिवहन नहीं होता तो खाद्य की कमी होती है, इसकी वजह से खाद्य की कीमतें भी वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर खाद्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित होती है। तो इसमें आप पढ़ो, खाद्य की कुल उत्पादकता कम हो जाती है, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये तो गलत लिखा है ना, बिल्कुल उत्सुक नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई, बिल्कुल गलत लिखी हुई है ये बात। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भुखमरी के संबंध में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, कभी भी भुखमरी आती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में असक्षम रहने के कारण भुखमरी का शिकार होता है, तो उसे दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं। देखो भाई, क्या होता है, दो होती है, एक तो मौसमी भुखमरी और एक दीर्घकालिक। मैं दोनों में मैं समझा देती हूँ होता क्या है। मौसमी भुखमरी में क्या होता है कि व्यक्ति लंबे समय तक काम नहीं कर पाता और फिर वो कुपोषित रह जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि क्रियाएं होती है ना उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। हमेशा से आय कम प्राप्त करने वाला और अपर्याप्त खुराक के कारण अगर कोई कुपोषित रह रहा है तो उसे दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं, और दोनों आपस में गलत लिखी हुई है। इसमें से डी आंसर हो जाएगा, दोनों उल्टा लिखी। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। अगला है बफर स्टॉक के संबंध में। बफर स्टॉक की बात करें तो होता क्या है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर संचालित करता है। उसमें जितना भी सरकार से गेहूं और चावल आता है उसके साथ साथ अन्य अनाजों का भी बनाया गया भंडार होता है, ये वहां रखा जाता है जहां पर इन चीजों की कमी होती है। ये बफर स्टॉक जहाँ पे इन इन खाद्य पदार्थों की कमी होती है, समाज के गरीब वर्ग हैं उनके अनाज के वितरण के लिए ये काम यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर इसमें ये सरकार द्वारा बनाएगा, केवल गेहूं और चावल का नहीं, इसमें और अन्य भी होते हैं। तो ये फर्स्ट इसलिए गलत हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर इसका सी हो जाएगा। पढ़ लीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस बहुत फेमस सिस्टम है। पीडीएस यहाँ पे क्या होता है, ये भारत खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज का सरकार द्वारा गरीब लोगों में वितरण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। राशन का वितरण राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता है, जहां पर उनको उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इन्हें राशन शॉप कहते हैं। ठीक है, ये फेयर प्राइस शॉप के रूप में भी जानी जाती है। 1997 तक पीडीएस बिना किसी विशिष्ट गोल के चलाई जा रही थी। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये 1992 होना चाहिए। 1992 से जो है इसको सुधार किया गया, इसकी प्रणाली में दूर चेंजेस किए गए, जिसमें गरीब परिवार, खासकर जो बहुत दूर दराज रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन गरीबों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 1997 में इसका नाम लक्षित पीडीएस, पीपीडीएस ये सब करा गया था। ठीक है, तो थर्ड गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, सब्सिडी। सब्सिडी सबको पता है, सहायकी शब्द सबने सुना हुआ है। सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद होती है जो सरकार जो है अपने किसान, उद्योगों के लिए, उपभोक्ताओं जैसे कि गरीब लोगों के लिए, उनके लिए उपलब्ध कराती है, ताकि उनको जो प्राइस है ना उससे कम प्राइस में चीजें मिल सके। ये सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो कि बाजार की जो एक कीमत होती है उससे कम में उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सहायकी से उपभोक्ताओं कीमतों में कमी आती है, लेकिन घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये गलत है। सहायकी से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों में कम किया जाता है, इसलिए सेकंड जो कथन लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो सरकार है यहाँ पर वो
कुछ फसलों की बुआई के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे अनाउंस करती है। बिल्कुल सही बात है, करती तो है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो 23 फसलों के लिए बुआई के मौसम के शुरू में कर देती है। यहाँ पर अंत लिखा है, अंत में नहीं करती, शुरुआत में ही यहाँ पर इसको कर दिया जाता है। जबकि सरकारी बाजार में जिस कीमत पर अनाज का वितरण होता है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। सही बात लिखा हुआ है ये। और सरकारी सहकारी समितियों द्वारा निर्धन लोगों को खाद्य की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें यहाँ पर खोली जाती है उनके द्वारा। सही लिखा हुआ है ये पूरा, यहाँ पे सही लिखा है। जैसे कि मदर डेयरी वगैरह हो गया ना, ये खुली होती है जो, तो ये सब तो सही लिखा है। सेकंड एंड थर्ड, 23 क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, लेकिन बुआई के सीजन से पहले ही कर दिया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला, बच्चों के लिए जो एक स्कीम है दोपहर भोजन योजना, इसका इनमें से क्या क्या यहाँ पर एक कार्य हो सकता है? तो देखो भाई, तीनों ही सही लिखे हुए हैं। सबको यहाँ पर बच्चे स्कूल भी आएंगे, खाना भी प्रॉपर मिलेगा तो स्कूल भी आएंगे बच्चे, उनमें पोषण की स्थिति भी बेहतर होगी और विभिन्न जातियों के बीच में समानता को बढ़ावा मिलेगा जब सब बच्चे साथ में बैठ के खाएंगे, तो इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो यहाँ पर तीनों सही लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य वगैरह ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अगला, अब आपको मैच करना है निर्धन उन्मूलकता के लिए, उन्मूलन के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं और उन पे जो लागू किए गए उनके वर्षों के युग्म है, उनको आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यहाँ पर जो है पहली देखो आप, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो सितंबर 2005 में पारित किया गया था। सही है। इसमें राष्ट्रीय काम के बदले आपको अनाज देते थे। अब राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2000 जो है 4 में यहाँ पर 150 जिलों में लागू किया गया था। अगला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सन 1993 में लागू की गई थी, जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है वो 1999 में लागू की गई थी। इसलिए थर्ड और फोर्थ गलत है, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जिस ऑप्शन में है वह ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आप हिंदी में भी इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश के लिए 1 सेकंड का रोकूंगी तो आप उसमें इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत ज्यादा है, तो मेरा ध्यान अभी उन पे भी है। चलो मैं उनको पहले पूरा यहाँ पे बता ही दूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 31, इस पे आते हैं। ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहता है जिनका दूसरे उपभोग कर पाते हैं, उसे हम यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन एक्सक्लूजन कहते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और अगली अगली भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आप पढ़ो। कुछ कुछ विशेष समुदाय और व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावनाओं को असुरक्षा कहते हैं। ये दोनों अपने आप में ठीक लिखी हैं। आप लोगों ने ये जरूर कभी ना कभी ये स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो अपने आप देखेंगे समझ पाएंगे। ये स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही प्रकार से लिखी गई। अगला प्रश्न, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भारत में निर्धनता को निर्धारण करने के लिए इनमें से कौन सा कथन ठीक है? भारत में निर्धनता का अगर हमें आकलन करना है, आय अथवा उपभोग स्तरों के आधार पर किया जाता है, तो ठीक है, आय और उपभोग स्तरों के आधार पर आप करते हो। उसके बाद कैलोरी उपभोग जो होता है कि कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, वो निर्धारित करने पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और शहरों में 2400 कैलोरी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, नहीं मतलब उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे 2400 होनी चाहिए क्योंकि उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे 2100 होनी चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2009 से 2010 में आय आधारित गरीबी रेखा का निर्धारण इतना इतना जो है इतने रुपए प्रतिमाह में किया गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई थी, सेकंड में थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, थर्ड बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जब भी हम विकासशील और विकसित देश की बात करते हैं, एक विकासशील और विकसित देश के बीच में तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानक विकास सूचकांक है, एचडीआई इसको हम कहते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर एक तरीके से सूचकांक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की जो है वर्ल्ड वर्ल्ड विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार इतना यूएस डॉलर या अधिक उससे प्राप्त प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को समृद्ध देशों के रूप में माना गया है। तो ये भी यहाँ पर ठीक है स्टेटमेंट, ये वाली तो। उसके बाद सामान्य गति होने से होने वाले विकास को धारणीय विकास के रूप में माना जाता है।
तो ये जो है यहाँ पर धारणीय विकास गलत लिखा हुआ है। धारणीय विकास का अर्थ होता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है ना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति इस प्रकार से किया जाए कि जो आगे आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे नुकसान ना हो, या ऐसा ना हो कि उनको उस रिसोर्स को की उपलब्धता ही ना हो, उसे कहते हैं यहाँ पर धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थर्ड और फर्स्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेकंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 33 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया। 34 पे आते हैं अब। 34 यहाँ पे कहता है बीएमआई। बीएमआई क्या चीज होती है? बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग वयस्कों में पोषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, ना कि बच्चों में किया जाता है। तो पहली वाली तो इसलिए गलत हो गई, ठीक है, मतलब फर्स्ट ठीक है, बच्चों और वयस्कों में नहीं, बच्चों में नहीं किया जाता, वयस्कों में किया जाता है। बीएमआई जो है उसकी सीमा 18.5 से 25 होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आप, ठीक है चलो, ये आप मान भी सकते हैं, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के भार में लंबाई का भाग दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है असत्य कथन, हाँ असत्य है ना, तो 18.5 यहाँ पे आ जाएगा। और व्यक्ति के भार में लंबाई, इसमें व्यक्ति के भार को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से भाग किया जाता है। तो ये 2 3 4 गलत है, बाकी फर्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन। आपके पास जो है वो चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से क्या क्या आता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वो होती है जो सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन। ठीक है, इसमें कृषि और संबंध क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो उस प्रकार से अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो चारों ही आ जाएंगे। चारों ठीक लिखे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो प्रथम यहाँ पर औद्योगिक नीति आई थी, उसकी घोषणा यहाँ पर कब की गई थी? उसकी घोषणा यहाँ पर की गई थी, आप इसको ईयर को याद कर लीजिए। इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बहुत बल देने की बात की गई थी। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कीन्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बात करी थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, डेट भी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के जो द्वितीय क्षेत्र, अभी आपने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, अब द्वितीय क्षेत्र के बारे में आइए। इसमें क्या होता है? इस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण पॉलिसी पे ध्यान दिया जाता है। जो कि हमें प्रकृति से जो भी उत्पाद यहाँ पर मिले हैं प्राथमिक क्षेत्र से, उनको आप कुछ और नई चीजों में उपयोग करके बदल सकते हो। जहां पर प्राथमिक क्षेत्र को, जैसे आप उसमें कुछ रसायन डाल के, कीटनाशक डाल के, मशीनों का इस्तेमाल करके, औजारों का इस्तेमाल करके आप नई चीजें यहाँ पर बनाते हो। तो इसमें अगर आप पढ़ो यहाँ पर, तो इसमें से आप पूछ रहे कि कौन सी सही लिखी है। तो देखो, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र दोनों में सहायता प्रदान करता है। डॉक्टर और प्रशासनिक यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र के तहत जो है वो आते हैं। ठीक है भाई, वो जो आपको यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के कार्य तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो किसी खुद भी किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्योंकि वो द्वितीय क्षेत्र के नहीं, डॉक्टर और प्रशासनिक यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत यहाँ पर आपको पूरा बताना है। और इसमें अगर आप ध्यान से पढ़े तो राजकोषीय उत्तरदायित्व में यहाँ पे बताया गया था कि सरकार को यहाँ पर जो भी ऐसे अधिनियम बनाने के लिए बोला गया था कि राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3% या उससे कम के समुचित उपाय आदेश करने के लिए बोला गया था, जिसमें 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर करने की बात की गई थी। ठीक है भाई, तो इसमें यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लिखी गई है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगला प्रश्न, विगत कुछ वर्षों में भारत के अंदर बहुत ज्यादा जो तृतीय क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उनका हो गया है। क्यों हो गया है ऐसा? क्योंकि भारत में अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक खाने, थाने और कचहरी, रक्षा, परिवहन, बैंक, ये सारी जो चीजें है ना,
इनकी जो मांग है ना वो काफी बढ़ गई है, और इनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। कृषि उद्योग और विकास हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, भंडारण, इनकी सेवाओं की मांग बढ़ने लग गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये जो है सारी यहाँ पर सही लिखी हुई बातें हैं। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर सही लिखा हुआ है, चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 जो मनरेगा की स्कीम है, ये मनरेगा के तहत यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, कम से कम। हर एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार की जो भी व्यक्ति होंगे उनको कम से कम 100 दिनों का मिलेगा। इसमें कुशल और अकुशल गलत लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पर अकुशल को दिया जाता है। ठीक है, अकुशल और शारीरिक दिया जाता है, सेकंड गलत होगी। यदि यहाँ पर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देती है, बिल्कुल सही बात है। इसका अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है, और ऐसा नहीं है, यहाँ पर गरीबी खत्म करना उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा, 1 एंड 3 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। विषम व्यक्ति को इसमें खोजे। ठीक है, यहाँ पर आप अलग जो है ऑड वन आउट करके इसमें से एक बाहर निकाल दीजिए। सैलून का मालिक, ऑफिस कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, ट्यूशन मास्टर, परिवहन ऑपरेटर। अगर आप इसमें से अलग से कुछ आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देखो भाई, ऑफिस का कर्मचारी किसी के अंडर काम कर रहा है, निर्माण श्रमिक भी किसी के अंडर काम कर रहा है, परिवहन ऑपरेटर भी। जबकि एक ट्यूशन मास्टर और एक सैलून का मालिक होगा वो खुद से अपना काम कर रहा है। ये अलग से है, क्यों? क्योंकि ये जो दो हैं लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से काम कर रहे हैं। ऑफिस कर्मचारी किसी के अंडर काम कर रहा है, ये हायर किए गए हैं, इनको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। ठीक है भाई, 1 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, उन कारकों की पहचान करें जो उपभोक्ताओं के शोषण का कारण बनते हैं हमारे लिए। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो अगर आप इनको पढ़ो तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खरीदारों के बीच उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होना, तो बिल्कुल सही बात है, शोषण करा जाता है इससे। जब आपको अपने कंज्यूमर राइट ही नहीं पता होंगे, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही होगा, तो आपको कोई भी शोषण करके जा सकता है, गलत जानकारी दे सकता है, गलत चीजों का इस्तेमाल करना बता सकता है। और नियमों और विनियमों की अनुचित निगरानी होना, व्यक्तिगत खरीद की मांग में काफी कम होना, उपभोक्ता बड़े क्षेत्रों में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वस्तु की मांग कम होने पर या फिर उपभोक्ताओं के बड़े क्षेत्र में पहले होने से भी उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो ये चारों ही ठीक लिखे गए हैं, चारों, डी इसका आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 आया था, इसके तहत यहाँ पर कौन सा अधिकार आपको नहीं है? तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो चयन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, निवारण का भी, उपभोक्ता शिक्षा का भी, कोई भी नहीं, चारों ठीक लिखे हुए हैं। आपको सारे के सारे अधिकार यहाँ पर प्राप्त हैं, चयन करने का, सूचना का, क्षतिपूर्ति होगी है तो उसके लिए सुरक्षा का, प्रतिनिधित्व का, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का, सुरक्षा का, हर चीज का आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है भाई, इंग्लिश में भी रीड कर लो। अगला, आईएसआई का जो पहचान होता है हमारे पास, आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क, ये इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है ये आपको क्यों बताई जाती है? ताकि आपको एक अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद ये एक ऐसे संगठन होते हैं जो आपको एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं और ये बताते हैं कि भाई हाँ, आपको जो भी आपको प्रोडक्ट ले रहे हो वो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, और यहाँ पर सभी उत्पादकों को इनके इन मानदंडों का पालन करना यहाँ पे जरूरी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रमाणिक संगठन जो है काफी के लिए काम करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों के लिए जरूरी नहीं होता, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ के लिए यहाँ पर अनिवार्य होता है, कुछ के लिए नहीं होता। ठीक है भाई, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, डी इसका आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, कोपरा के तहत आपको बताना है इसमें से। कोपरा मतलब वही पूरे उसकी फुल फॉर्म है ये आया था कोपरा अधिनियम 1986 में। इसमें उपभोक्ता के हितों और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको पारित किया गया था 24 दिसंबर को। इसीलिए ये जो है ना पूरा 24 दिसंबर को अधिनियम आया था, इसलिए 24 दिसंबर को हम लोग उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। इस कोपरा के तहत कोई भी जिला, कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी का गठन किया गया था, जो कभी भी अगर ऐसे उपभोक्ता के विवाद होते हैं उनको निवारण करने के लिए बनाई गई है। और इस अधिनियम के लिए इसमें जो है अभी फिलहाल 2019 में संशोधन भी लेकर के आया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। तो आप इसमें पढ़ेंगे जो है चारों स्टेटमेंट बिल्कुल, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, पढ़ लो, मैंने सारा समझा ही दिया है आपको।
अगला, कंज्यूमर इंटरनेशनल के संबंध में अब आपसे पूछ रहा है। कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है ना, एक तरीके से दुनिया भर के उपभोक्ताओं के समूह बनाया गया है। 1 अप्रैल 1960 की इसका गठन किया गया था 120 देशों में। तो ये है 120 देशों के 250 से अधिक सदस्यों का संगठन है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 1960 को किया गया था, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, सेकंड इसमें गलत हो जाएगा। इसका कार्यालय लंदन के अंदर है, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। सेकंड में 1990 गलत लिखा गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में श्रमिक कौन हो सकते हैं? वही सेम अगला प्रश्न भी आ गया। किसी अर्थव्यवस्था में श्रमिक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले कार्यकल्प में काम करने वाले सभी लोगों को यहाँ पर श्रमिक कहते हैं। और वो व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, चाहे वो उच्च हो, चाहे वो निम्न स्तर की हो, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, उन्हें सबको श्रमिक कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रमिक जनसंख्या जो है अनुपात के विश्लेषण से क्या लाभ होता है? श्रमिक जनसंख्या उत्पाद के विश्लेषण से भारत में कार्यरत सभी श्रमिकों की संख्या जो है देश की जनसंख्या के भाग से भाग देकर के 100 से गुना कर दिया जाता है। इस अनुपात द्वारा रोजगार की स्थिति का पता चलता तथा उनसे संबंधित नीति निर्माण में काफी हमें सहायता होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। आपको ये जानना जरूरी होता है कि भाई श्रमिक जनसंख्या का अनुपात भारत में क्या चल रहा है, ताकि आगे चल के आप उसमें उस हिसाब से जो है वो एक नीतियां बना सके। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला, अगला कह रहा है कि आपको इनमें से किसके द्वारा देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आंकलन देखने को मिलता है इन सब में से? तो आप देखो, आपको पता, अगर आपके पास जो है जितना भी हमारा वयस्क साक्षरता दर, अडल्ट लिटरेसी रेट हमारे पास है, अगर प्राथमिक शिक्षा हो गई, युवा साक्षरता दर हो गई, ये सब अगर हमारे पास है, तो हमें इससे क्या होगा कि हम किसी भी कंट्री का ये देख सकते हैं कि भाई उसमें साक्षरता दर में कितनी वृद्धि है। लेकिन वृद्ध लोगों की एल्डर लिटरेसी रेट को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर आता है? ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इनमें से 10 संकेतक शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतक का अलग अलग भार होता है इसके अंदर। तो इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पर गरीब लोगों के अनुपात और एक ही समय में प्रत्येक गरीब व्यक्ति के अनुभवों को औसत संख्या को दर्शाया जाता है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसके अंदर खराब व्यवस्था, सब चीजों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। सिर्फ एक ये नहीं है कि आपके पास कितनी आय है, आय को नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी का मतलब बहुआयामी है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ये यूएनडीपी और ओपीएचआई दोनों मिलकर के निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये एमपीआई याद रखिएगा, ये है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा ऐसा बैंक है जो कि आपको औपचारिक क्षेत्रों में शामिल नहीं होता है? तो इनमें से अगर आप देखो, तो यहाँ पर वाणिज्य बैंक से आते आते जमींदार और साहूकार औपचारिक क्षेत्र में नहीं है। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, ये पूरी तरीके से जो है वो लिखे हुए हैं। अनौपचारिक बैंक में साहूकार, जमींदार, रिश्तेदार अगर इनसे आपको ऋण लेते हैं तो वो अनौपचारिक में आता है। औपचारिक में सरकारी मशीनरी और विधि और नियमों से स्थापित अगर कोई भी संस्था है, जैसे कि बैंक है, सहकारी समिति है, वो सब इसमें काउंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रछन्न में बेरोजगारी के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रछन्न बेरोजगारी, अब इसमें कार्य कर रहे लोग अपनी क्षमता का पूर्ण दोहन करते हैं। इसमें बेकार बैठे हुए लोग भी सहयोगी की भूमिका में होते हैं, सही बात है। अल्प और खुली बेरोजगारी को प्रछन्न बेरोजगारी में शामिल किया जा सकता है, सही बात है। इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य में यहाँ पर अगर वो लोग जुड़ भी गए ना, तो उसकी उत्पादकता कुछ बढ़ेगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 ठीक है, बाकी फर्स्ट गलत लिखा हुआ है। अगला, असंगठित क्षेत्र के संबंध में आपको विचार करना। असंगठित क्षेत्र में प्राय अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं, यहाँ पर तो वो ठीक लिखा हुआ है। असंगठित क्षेत्र में सरकारी विनियमन कमजोर होता है, और ये फर्स्ट ठीक लिखी हुई है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। इस क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुधार के लाभ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। असंगठित क्षेत्र के अंदर जो होते हैं, ये ऐसे उद्यम होते हैं जहां पर मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होती, और कार्य करने वाले श्रमिक अकुशल भी होते हैं। और इन क्षेत्रों में श्रमिकों को सामाजिक सुधार के कोई लाभ प्राप्त नहीं होते, और ये भी क्षेत्र होते हैं, इसमें उद्यम और श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती, और उन्हें सरकार में किसी भी प्रकार का संरक्षण और विनिमय नहीं मिल पाता है। ठीक है भाई, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, उपरोक्त में से कौन सा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में शामिल होता है? तो असंगठित क्षेत्र में यहाँ पर इनमें से भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, और इसमें से
वकील इसमें नहीं आएंगे, जो है बढ़ई इसके अंदर आएंगे। छोटे और सीमांत किसान हैं, ये भी संगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं, जिसमें जैसे कि बुनकर, बढ़ई, लोहार, इन सबको आप शामिल कर सकते हो। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से संबंधित होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण में वो सारी क्रियाएं आती है जिसमें किसी जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं, प्रशासनिक नियंत्रण होते हैं, प्रक्रियाएं होते हैं, उनको यहाँ पर समाप्त करने की बात की जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं औद्योगिक लाइसेंस को सरल बनाने का काम ये करते हैं, वित्तीय बाजार में सुरक्षा लाते हैं, कर व्यवस्था में सुधार लाते हैं और विनिमय में सुधार लेके आते हैं। तो सारा सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक नीति 1956 में जो आई थी, उस नीति के अनुसार जो है वर्गों को किन किन भागों में डिवाइड किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आई। तो ठीक बात है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी आई थी, और इसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था, ए, बी और सी। यहाँ पे 2 वर्ग लिखे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। जहां जहां पे 2 लिखा आ रहा है वो तो आप वैसे ही गलत कर दीजिए, 1 तो सब में ठीक लिखा आ रहा है। और जो वर्ग ए था, उसमें उद्योगों की स्थापना करने का अधिकार केवल सरकार के पास ही था, तो ये यहाँ पर गलत है। इसमें मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। इसके उद्देश्य देश में पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना था, तो ये गलत है, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना था। तो ये आप याद रखिएगा, 1 और 3। इसमें वर्ग ए के अंदर क्या क्या आता है? इसमें वर्ग ए में सारी जो भी सरकार यहाँ पे स्थापना करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या आता है। वर्ग बी के अंदर सारे निजी क्षेत्र जो प्राइवेट है वो आते हैं, और वर्ग सी के अंदर सारे जो यहाँ पर वर्ग बी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके आते हैं, वर्ग सी में प्राइवेट आते हैं सिर्फ। तो ये भी एक याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रशुल्कों तथा प्रशुल्क किए जाने वाले जितने भी चीजें होते हैं उनके संदर्भ में पूछ रहा है। तो देखो भाई, इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर होता है, कोटा आयात की मात्रा निर्धारण करने से ये संबंधित होता है, और प्रशुल्क तथा कोटा दोनों ही आयात को नियंत्रित करते हैं और घरेलू कंपनियों को सुरक्षा जो है ये प्रदान करते हैं। अगला, प्राथमिक क्षेत्र में विविधीकरण के लिए संदर्भ में आपको कुछ उपायों को बताना है। विविधीकरण का अर्थ ये है इनमें से कि क्या होना चाहिए, विविधीकरण के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, कृषि क्षेत्र में विविधीकरण का मतलब होता है कि फसलों की उत्पादकता की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लेके आना। इसमें श्रम शक्ति की खेती को हटा करके अन्य संबंधित कार्य जैसे कि पशुपालन, गैर कृषि के क्षेत्रों को भी यहाँ पर जगह देना। और दूसरा तरीका ये होता है कि कृषि क्षेत्र से हटकर और नए कार्यों को भी यहाँ पर लेकर के आना। इसमें कृषि का जोखिम बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, राष्ट्रीय आय आकलन में यहाँ पर इनमें से क्या चीज आती है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में यहाँ पर व्यय विधि में जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में समस्त कार्यों के आय के अनुसार होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले व्यय विधि में, इसमें क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो मांग के पक्ष में दृष्टि में रखकर की जाती है, इसमें विधि के द्वारा सारे व्यय को जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर कार्य के आय के अनुसार होती है, गलत हो जाएगा। सेकंड भी गलत है। थर्ड यहाँ पे ठीक है, उत्पाद विधि में जीडीपी की जो जनगणना है वो जितनी भी उत्पादित वस्तु और सेवाएं होती हैं उनके हिसाब से यहाँ पर जो है वो की जाती है, उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड। अगला, जैविक कृषि के संदर्भ में सही है। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें क्या करते हैं कि पर्यावरण को संतुलन देखते हुए उसमें नई ऐसी चीजें लेके आना जिससे पर्यावरण हमारा संतुलित रहे, संरक्षित रहे, और साथ ही साथ इसमें क्या है, मानवीय श्रम का उपयोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। ठीक है। और प्रारंभिक वर्षों में इसकी उत्पादकता रासायनिक पद्धति से कम होती है, इसलिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। फोर्थ गलत हो जाएगी, प्रारंभिक वर्षों में उत्पादकता अधिक होती है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है थर्ड वाला भी। 1 और 3 डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पशुधन के संगठन के अंतर्गत मवेशी और भैंसों की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। तो देखिए भाई, भारत में पशुधन के संगठन के अंतर्गत मुर्गी पालन का अंश सर्वाधिक होता है। तो इस हिसाब से आपका ये चीज याद रखिएगा।
फर्स्ट गलत हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा महानगरीय क्षेत्रों से आता है। तो देखो भाई, इसमें अगर मत्स्य उत्पादन की बात करें तो 65% यहाँ पर करीब जो है वो आंतरिक क्षेत्रों से आता है, और बाकी का बचा हुआ जो 35% है वो महानगरीयों से आता है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगी। स्वर्णिम क्रांति इससे संबंधित है, बिल्कुल सही। गोल्डन रिवॉल्यूशन इससे जुड़ा हुआ है, 1991 से 2003 तक इस पूरे गोल्डन रिवॉल्यूशन को चलाया गया। अगला प्रश्न, श्रम बल और वेतन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वनियोजित माना जाता है। ठीक है भाई, स्वनियोजित होते हैं, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वनियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्रों से अधिक होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो सही है। भारत में लगभग आधा श्रम बल स्वनियोजित है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो गलत लिखी हुई है। ठीक है भाई, वन। अच्छा, इसमें गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में गलत लिखा हुआ है, बाकी हाँ ठीक है, सेकंड ठीक है। नियमित तरीके से यहाँ पर वेतन भोगी लोगों की संख्या शहरों में अधिक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर जो है वो शहरी क्षेत्रों में अधिक है, ये गलत लिखा हुआ है। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर जो है वो उनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है, इसलिए फोर्थ गलत हो जाएगा, 1 और 4 गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला, सरकारी बजट के माध्यम से आपको बताना है कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर प्राप्ति की जाती है। तो अब सरकारी बजट के माध्यम से आप देखेंगे तो बजट जो है हमें क्या क्या चीजें बताता है, एक साल की अवधि में पूरी सारी चीजें क्या क्या आया उसका सबका ब्यौरा तैयार किया जाता है, जिसमें हमारे संसाधनों को दोबारा से आवंटित किया जाता है, विषमताओं को कम किया जाता है, आय संपत्ति का वितरण किया जाता है, उच्च रोजगार और आय व्यवस्था को बढ़ाया जाता है। निजी क्षेत्र का विकासन नहीं कह सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो उद्देश्य नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि ऑप्शन में ऑल 4 तो कहीं है भी। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा बजट गैर कर राजस्व का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए भाई, गैर कर राजस्व का भाग इनमें से अगर आप देखें तो गैर राजस्व कर होता क्या है। ये होता है कि ऐसे करों के अलावा कोई और अन्य स्रोतों से सर्जित किया गया, जैसे कि सरकार के पास कोई भी और वस्तु और सेवाएं आई हैं उनको जोड़ा गया, जैसे डाक सामग्रियों की कीमतें, टोल टैक्स से आ गया, ठीक है, बिजली और रेल की सेवाओं से आ गया, तो उसे हम कहते हैं ये सारी चीजें। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर कोई भी फीस और जुर्माना ये सब जो है उसका भाग नहीं होगा गैर कर राजस्व। पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से क्या जो है वो पूंजीगत प्राप्ति का ही यहाँ पर एक तरीके से उदाहरण है, आप पढ़िए अच्छे से पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। एक ऐसी सार्वजनिक प्राप्ति जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है और सरकार की परिसंपत्तियों में यहाँ पर कमी होती है, और इन सबसे प्रमुख सरकार जो है वो जनता से लिया गया ऋण होता है, जिसे बाजार ऋण भी कहते हैं। इसमें सारे की सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। इन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट डेट, पब्लिक डेट। अगला, गैर योजनागत व्यय में इनमें से क्या क्या आता है। देखो भाई, गैर योजनागत व्यय जो है, अब ये होते क्या है, वर्तमान अगर जितनी भी योजना प्रस्ताव हम बात करें जिसमें तत्कालिक विकास और निवेश से संबंधित योजनाएं होती हैं, हम उन्हें योजना व्यय में शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी गैर योजनागत व्यय में आते हैं, जिसमें प्रमुख जैसे कि प्रतिरक्षा सेवाएं, सार्वजनिक उपक्रमों को निर्गत करना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पर ऋण होना, वो सारी चीजें इसमें काउंट की जाती हैं। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। इसमें 2, 3 और 4 यहाँ पे लिखा गया है, इसमें दिए गए ऋण में नहीं आता, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। अगला, इसमें से आपको बताना है क्या क्या इसमें सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्राथमिक घाटा, सबसे पहली चीज यहाँ पे होता क्या क्या है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है सरकार की कुल व्यय और प्राप्ति का अंतर, सही लिखा हुआ है। और राजकोषीय घाटा में से पुराने ऋणों को ब्याज घटाने पर हमें प्राथमिक घाटा के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो राजस्व घाटा नहीं, राजकोषीय घाटा आएगा, इसलिए फर्स्ट गलत लिखा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड ठीक लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका बी, सेकंड एंड थर्ड। अगला, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, इनमें से क्या क्या भुगतान संतुलन का हिस्सा आता है। तो अगर आप देखिए भुगतान संतुलन में इनमें से सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बीओपी एक तरीके का वो विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारी एक समावधि के लिए शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था के लेन देन ब्यौरा प्रस्तुत होता है। ठीक है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, शेष विश्व पर वित्तीय दावे, शेष विश्व के प्रति देनदारी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका डी। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। विनिमय दर के हिसाब से वही सेम चीज आगे भी पूछी गई है।
ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन कौन सी वस्तु जो है विनिमय व्यवस्था की एक खामी में आती है? विनिमय व्यवस्था की खामी में सारी चीजें काउंट की जाती है। क्या होता है ना कि विनिमय व्यवस्था जो भी होती है, जो भी आप बार्टर सिस्टम में आप देखोगे, इसमें क्या होता है, व्यापार की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि विनिमय हेतु व्यक्ति के पास अन्वेषण की लागत जुड़ जाती है साथ में। और वस्तुओं के मूल्य मापन और अभिव्यक्ति में कोई साझा इकाई नहीं होती है, इसमें कोई इकाई का अभाव होता है। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे तो सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक होती है। बार्टर सिस्टम की ये सारी खामियां थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, इनमें से कौन से मुद्रा के कार्य होते हैं? मुद्रा का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? मुद्रा होती है वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन और अभिव्यक्ति, जिसमें मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य होता है, जिसमें लोग वस्तु और सेवाओं के बदले आपस में इसको स्वीकार करते हैं। मुद्रा जहाँ भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का मानक होता है, वही मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में भी काम करती है। मुद्रा सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं होती है। इसलिए ये चारों के चारों कथन पर गलत लिखे हुए हैं। ठीक है भाई। बाकी ये सिर्फ फोर्थ वाला गलत है, बाकी ठीक है। मूल्य माई का एकांक है, विनिमय का माध्यम होता है, भुगतानों का मानक होता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं होता है। अगला, मूल्य अधिमूल्यन की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? मूल्य की मूल्य वृद्धि जो होती है उसमें नकारात्मक काफी प्रभाव पड़ता है। निर्यातों में वृद्धि हो जाती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में सहायता मिल सकती है। ये गलत लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति वाले जो प्रभाव है वो बढ़ जाएंगे? बैंक दर में बढ़ोतरी का अर्थ है कि बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना महंगा हो जाएगा, और बदले में ग्राहकों के लिए जो ऋण की दरें होंगी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये मुद्रास्फीति को कम कर देगा। वही जो एसएलआर की कमी होगी, एसएलआर पता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, संविधानिक सामूहिक तरलता अनुपात, उसकी भी कमी का अर्थ है कि भाई बैंकों के पास अधिक नकदी हुई। इसका मतलब है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाला जो ऋण होगा वो और सस्ता हो जाएगा, जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। बाकी यहाँ पर ये दर में वृद्धि ये गलत लिखा हुआ है, बाकी ठीक लिखे हुए। बैंक खाताओं खाताओं के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तो इसमें अगर आप देखो, अब यहाँ पूछ रहा है चालू खाता क्या होता है। चालू खाता जमा में जमा राशियां मांग पर देय होती है, तो ये ठीक लिखा हुआ है, यही होता है। देय होती है इनमें, चेक द्वारा निकालने पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। ठीक है, वो करंट अकाउंट है। अब सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट जो होता है, वो किसी निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि अब नियत नियत अवधि के लिए अंत की परिपक्वता के बाद ही आप इसको यहाँ पर इसका जो है वो अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। बचत खाता जमा में जमा राशि असीमित बार मांग पर देय होती है, तो ये गलत लिखा है। बचत खाता में किसी निश्चित अवधि में जारी किए गए चेक की संख्या सीमित रहती है, इसलिए उनमें असीमित बार राशि नहीं निकाली जा सकती। इनमें से अब कौन सा बैंकिंग का कार्य नहीं है? तो देखो भाई, इनमें से कौन सा नहीं है? सब कुछ सही लिखे हैं, कोई भी नहीं है। जमाई स्वीकार करना ठीक है, जमा राशि का निवेश करना, सारे ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन में कहीं पर भी 1 2 3 4 नहीं दिया, इसलिए कोई भी नहीं करके लिख सकते। रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कारण है यहाँ पर। सरकार का बैंकर और सलाहकार, करेंसी और मुद्रा का देखना, बैंकों का पर्यवेक्षण करना, और मुद्रों की आपूर्ति और साख का नियंत्रण करना, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है वित्तीय योजनाओं का पर्यवेक्षण करना, वो काम इनका नहीं है, वो यहाँ पर नीति आयोग और बाकी सारे जो संस्थान है वो यहाँ पे देखते हैं। तो फोर्थ गलत है, बाकी 1 2 3 ठीक लिखा हुआ। अगला यहाँ पर मुद्राओं के बारे में पूछ रहा है, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? जिसमें सरकार के आदेश या प्राधिकरण द्वारा धन को संदर्भित किया जाता है, इसमें नोट और सिक्के शामिल होते हैं। ऐसी मुद्रा जो इसे जारी करने वाले संस्थान या दिए जाते हैं उसे फ्यूडिशरी मनी कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसके अंदर वो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। विश्वास आधारित मुद्रा मुद्रा क्या होती है? जिसमें भुगतानकर्ता और अदाता के बीच विश्वास द्वारा समर्थित धन किया जाता है, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। फिर उच्च शक्ति वाला धन क्या होता है? जिसमें बैंकों के पास नकद भंडार, ये वो नहीं होता। उच्च शक्ति वाला धन जनता के पास मुद्रा और बैंक के पास नकद, आर और सी।
इसको काउंट किया जाता है। बैंकों के पास जो मुद्रा है और उसके पास जो है, ये बैंकों के पास नगद ठीक है, पर लोगों के पास भी जो है ना उसको भी काउंट किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति के क्या साधन हो सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर कभी भी हमें बढ़ानी है यहाँ पर, तो अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन करों में कटौती करके। जो यहाँ पे थर्ड लिख रहा है कि करों में कटौती कर दो, चलो ये तो ठीक है। और सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करके राजकोषीय नीति को नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही साथ बैंकों के ब्याज दर को कम करना, ये हमारी राजकोषीय नीति के नहीं, ये मौद्रिक नीति के साधन में काउंट किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन कौन केंद्रीय बैंक के गुणात्मक साख नियंत्रण के ही एक अंग में काउंट किए जाते हैं? केंद्रीय जो हमारा आरबीआई होता है वो दो प्रकार से रखता है, एक परिणात्मक नीतियों के लिए, गुणात्मक के लिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है कि सारी चीजें जो है बाजार में खुले तरीके से खरीदना और बेचने के लिए होती है, जिसमें परिणात्मक होती है। और अगर कोई सीमा अंतराल रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही करना, आंकड़ों का प्रकाशन करना, वो साख नियंत्रण के गुणात्मक साधन होते हैं। तो आपसे गुणात्मक साख नियंत्रण पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये जिसके सारे तीनों लिखे हुए हैं वो यहाँ पर इनके अंग हैं। ऐसी परिणात्मक अंग के पूछ रहा है, तो परिणात्मक के इनमें से बैंक दर नीति, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये भी सारे होंगे। ठीक है भाई, परिणात्मक में तो 1 2 3 हो जाएंगे, सीआरआर नहीं होगा बस इसमें, डी आंसर हो जाएगा। सीआरआर एसएलआर होता क्या है, इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहला है एसएलआर। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये होता क्या है, जब बैंक अपनी जितनी भी उनके पास राशि होती है उसका एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना कंपलसरी होता है, उसे कहते हैं एसएलआर। अगर उनके पास मान लीजिए एसएलआर 4% चल रहा है, उनके पास अभी बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं, तो 100 करोड़ का 4% मतलब 4 करोड़ आपको कहाँ पे रखवाना पड़ेगा, आरबीआई के पास, उसे कहेंगे हम एसएलआर। और मान लीजिए अगर अभी सीआरआर जो है वो कुछ 18% चल रहा है, मान लेते हैं, तो 18% यहाँ पर मतलब 100 करोड़ का 18 करोड़ रुपए उनको सीआरआर के रूप में अपने पास खुद के पास रखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। तो ये दोनों ठीक लिखे हुए हैं यहाँ पर। जबकि बैंक दर, वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है भाई, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें आप इसको लिख लो, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक बार करेक्शन कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक है। सीआरआर क्या होता है, जो बैंक को रखवाना पड़ता है, सीआरआर आरबीआई के पास रखवाना होता है, एसएलआर अपने खुद के पास रखना पड़ता है। ठीक है, ये है, बाकी थर्ड ठीक लिखा हुआ है। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है उसे बैंक दर, बैंक रेट कहते हैं, वो ठीक लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, बाकी सब ठीक लिखे। अब ये M1 M2 M3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। M1 M2 M3 में M1 जो है यहाँ पर, उसमें क्या काउंट किया जाता है, लोगों के पास कितनी धारित करेंसी है, पैसा बैंक में जमा कितना है, और साथ ही साथ आरबीआई के साथ और कितने जमा है। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई के पास डिपॉजिट्स यहाँ पर करंट या सेविंग अकाउंट में होता है, तो ये वाला गलत लिखा है, बाकी दोनों यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं। M1 M2 M3 ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 सही लिखे हुए हैं, M1 में छोटी सी मिस्टेक की हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता, इनमें से क्या क्या काउंट किया जाएगा? पूंजीवादी बाजार स्वतंत्र मार्ग और पूर्ति के बलों पर चालित होता है, वस्तुओं की मांग जो है वो निर्धारित होती है, पूंजी संचय की अनुमति होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर बाजार क्रेता और विक्रेता को जोड़ता है, बाजार में मांग और पूर्ति के बलों पर स्वतंत्र रूप से चालित करवाया जाता है, उत्पाद और परिवार के निर्णय में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ पर लिखा है ना हस्तक्षेप करती है, नहीं, यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा C, 1 3 और 4। अगला,
व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? एक व्यक्तिगत फर्म और उद्योग उत्पादन और कीमत के निर्धारण में संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक उत्पादन और सामान्य कीमत के निर्धारण पे की जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें दोनों ही उल्टा लिखा हुआ है आपस में, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। आप पढ़ोगे तो दोनों स्टेटमेंट आपस में उल्टी लिखी हुई। अगला, समष्टि जो होती है हमारी, समष्टि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो चारों ही चीजें काउंट की जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड, परिवार, उत्पादक, सरकारी, विदेश, सब चीजों को काउंट करके लिखा जाता है। अब ये कुछ वस्तुओं की डेफिनेशन है, इसको देखो। वस्तुओं की डेफिनेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तु वो होती है जो अंतिम प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मतलब कि वो उत्पाद हो चुकी है, उत्पादन की जो रेखा होती है उसको वो पार कर चुकी है। ठीक है, अब वो अंतिम उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के रूप में वहां पे तैयार करके रख दी जाती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में यहाँ पर, हाँ, ठीक लिखी हुई है फर्स्ट वाली। ठीक है भाई, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है कि अभी उसका अंतिम उपयोग करना तैयार है, अभी तैयार नहीं हो, इसको उत्पादन रेखा की सीमा के अंदर ही है। एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों के रूप में हो सकती है। जैसे आटा रोटी बनाने के लिए अंतिम वस्तु कहलाई जाएगी, और बिस्कुट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कहलाई जाएगी। तो एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है और एक अंतिम वस्तु भी हो सकती है ना भाई? तो यहाँ पर जो सही लिखी हुई है सेकंड स्टेटमेंट भी, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती के रूप में नहीं हो सकती, गलत लिखा हुआ है। एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती के रूप में हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 1 और 2। अगला, इनमें से कौन सा मूल्यह्रास के कारण होते हैं? तो यहाँ पर सामान्य टूट फूट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, आर्थिक मंदी। तो इनमें से अगर आप देखें यहाँ पर, तो स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में कमी होने को मूल्यह्रास कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको। सामान्य टूट फूट हो जाना, कोई अप्रत्याशित प्रचलन हो जाना, ये सब मूल्यह्रास के कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो है चारों ही ठीक लिखे हुए हैं। ऑल द फोर आर करेक्ट। अगला, स्टॉक। स्टॉक जो है एक आर्थिक चर होता है जिसकी गणना एक समय विशेष के बिंदु पर ही की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसके अंदर ठीक लिखा हुआ है। प्रवाह एक आर्थिक चर है जिसकी गणना समय की अवधि के दौरान की जाती है, उसे प्रवाह कहते हैं। ठीक है, फ्लो। उसके बाद प्रवाह और स्टॉक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत है। हम एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल करते हैं। जैसे मुद्रा प्रवाह में स्टॉक का निर्माण होता है, वैसी पूंजी का स्टॉक अधिक होने पर वस्तु और सेवा का प्रभाव बढ़ता है। तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वास्तविक, मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह। अब क्या होते हैं भाई वास्तविक प्रवाह? वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वही मौद्रिक प्रवाह का एक अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को की मुद्रा के प्रवाह से होता है। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह एक दशीय ना होकर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, बाकी दोनों अपने आप में ठीक लिखे हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इनमें से कौन कौन उत्पादक के कारण होते हैं? इनमें से क्या क्या यहाँ पर उत्पादक के कारण होते हैं? देखो, इसमें से श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, ये सब कुछ जो है यहाँ पर उत्पादकता के कारण जो है वो कहलाते हैं। 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे ठीक लिखे हैं, बाकी बैंक आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, बैंक उत्पादकता के कारण में शामिल नहीं होते, इसलिए डी वाला आंसर गलत हो जाएगा। इनमें से कौन कौन मौद्रिक आय के प्रकार होते हैं? वेतन, लगान, ब्याज, पूंजी, लाभ, सब कुछ आता है। चारों ठीक लिखे हुए हैं मौद्रिक आय। मौद्रिक आय बेसिकली होता है कि जिसमें मूल्य का वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जब भी तैयार किया जाता है, क्योंकि वेतन से क्या होता है, जो श्रम करेंगे तो पारिश्रमिक को मिलेगा। लगान में भी जो है किराया और लगान दिया जाता है भूमि के लिए। ब्याज में ब्याज मिलता है आगे जा करके, और लाभ भी आगे प्राप्त होता है, तो ये सब कुछ इसी में आएगा। अगला, चार यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। सबसे पहली है निवेश। निवेश में क्या होता है? निवेश में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय कहलाता है। सकल और निवल निवेश क्या होता है यहाँ पर? इसमें जो है सकल और निवल वेश, ये भी
स्टॉक के समय जो पूंजीगत वस्तुओं को लाने में लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ पहली वाली ठीक है, बाकी दोनों आपस में उल्टा लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको, उल्टा लिखा हुआ है। अगला, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ये भी ठीक लिखा हुआ है। लास्ट वाला जो है ना वो इसमें थोड़ा सा गलत है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर इकाई की होता है, गलत लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश। अगला यहाँ पे देखेंगे प्रत्याशित निवेश और इसमें क्या फर्क होता है। प्रत्याशित या फिर इच्छित निवेश वो निवेश होता है जिसमें निवेशकर्ता किसी भी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर काम करने की इच्छा रखता है, ठीक बात है। लेकिन वास्तविक निवेश वो होता है जिसमें निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों में वास्तविक रूप में जाकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सत्य लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। अगला यहाँ पर है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे वही जो आपको मैंने बताया था अभी, ये भाई वास्तविक और वही वाला है। प्रभावी मांग और मित व्ययता का विरोधाभास क्या मतलब होते हैं। प्रभावी मांग का मतलब होता है भाई कि समस्त मांग को समस्त मांग का उस बिंदु पर होना जहां पे सामूहिक पूर्ति के बराबर किया जाता है। प्रभावी मांग होती है जहां पे अर्थव्यवस्था की वह मांग जहां पर स्तर को समस्त पूर्ति से गुणवत्ता संतुष्ट होता है, इसलिए उत्पादन को बढ़ाने या उपभोग की को घटाने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत है। अगला, राष्ट्रीय आय आंकलन के ऊपर स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय के आकलन का सर्वाधिक सुगठित जो है वो VKRV राव द्वारा किया गया था पहली बार, और बाद में भारत के आजादी के बाद 1949 में जो है महालनोबिस ने पहली बार किया था इस चीज के लिए, जिसमें DR गडगिल मेंबर थे, ठीक है, अध्यक्षता उनकी नहीं थी। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आज के समय में इसको CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाने के लिए इनमें से क्या क्या चीजें हैं। विदेशों में उपहार भेजना, तो ये भी ठीक है। अन्य देश में वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदना, विदेशों द्वारा वस्तुओं की सेवाओं की खरीद करना, ये सब में नहीं आता। 1 और 2 ठीक लिखा हुआ है, ए आंसर होगा। अगला, मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर, ये क्या होता है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेशो। इसमें क्या होता है कि द्विपक्षीय विनिमय दरों को भारित औसत है जिसमें वास्तविक प्रभावी विनिमय दर देखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं, गलत लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अभी 100 और करेंगे, पहले इस 100 को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है अवमूल्यन में, जब सरकार कोई भी रणनीति अपनी तैयार करती है तो देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के संबंध को कम कर देती है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। सरकार अवमूल्यन जो है ऑलमोस्ट देश के विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपस में गलत लिखा हुआ है। तीसरा यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन, ये ठीक लिखा हुआ है।